ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषण संयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम इंदिरा जी आपको बहुत साधुवाद। आपके उसमें कितने व्यूअर्स दिख रहे हैं अभी इस समय? मेरे इसमें तो 0 दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आज हमने पहले देखा था कि क्या मोहम्मद पागल थे। आज हम देखेंगे कि क्या मोहम्मद एक साइकोपैथ थे। लेकिन उससे पहले मैं आज की जो थोड़ी सी खबरें हैं वो बता देती हूँ वैसे ही आपको। पहली खबर ये है कि बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। कंगाल पाकिस्तान में बिजली बिल देने को तैयार नहीं लोग, पूरे मुल्क में सड़क पर चल रहा है प्रदर्शन। अगली खबर है कि यूसुफ के खौफ से सत्यम को किसी ने नहीं बचाया। जिस तुर्कपुरवा में सत्यम को मारा गया वहां हिंदुओं की आबादी न के बराबर है। अगली खबर है जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ईडी की गिरफ्त में। कहा जाता था कि यूपीए सरकार के एविएशन मंत्री का दुलारा 538 करोड़ के बैंक फ्रॉड की कहानी। अगली खबर बहुत ही दुख भरी है। मुस्लिम बन जा नहीं तो मार डालेंगे। दलित महिला से घर में घुसकर गाली गलौज, जाति सूचक टिप्पणी करके दी जान से मारने की धमकी। अगली खबर है यह ऋषियों की देवभूमि है, मजार भूमि नहीं। उत्तराखंड में हथौड़ा मार मार कर ध्वस्त किए गए 2 मजार, जमीन कब्जा कर बनाई गई थी। अगली खबर है बीवी से अप्राकृतिक सेक्स करना चाहता था शौहर, नहीं मानी तो स्त्री गर्म करके जला डाले दोनों कूल्हे। ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है।
अगली खबर है, महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। गहलोत सरकार से 5 दिन के भीतर मांगी जांच रिपोर्ट। गठित किया इंक्वायरी कमीशन भी। अगली खबर है, आदित्य L1 ने शुरू किया सौर ऊर्जा से बिजली बनाना। एक्टिवेट होकर काम करने लगे सोलर प्लेट्स। उधर चांद पर प्रज्ञान ने लगाया शतक। अगली खबर है, जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का तीसरा समन। जांच एजेंसी ने कुर्क की 161 करोड़ की संपत्ति, अब तक 14 गिरफ्तार। अगली खबर है, 46 साल की अम्मी का 21 साल के हुसैन से अवैध संबंध, बनाया पॉर्न वीडियो। लीक होने के डर से टिकटॉक स्टार बेटी के साथ किया डबल मर्डर। अगली खबर है, सफल हुआ लॉन्च। सूर्य नमस्कार के लिए निकला भारत का आदित्य L1। 127 दिन में तय करेगा 15 लाख किलोमीटर की यात्रा। अगली खबर है, सहजानंद स्वामी की सेवा में महादेव, हाथ जोड़े हनुमान जी। स्वामी नारायण संप्रदाय के विरोध में संत समाज भगवान के अपमान से आहत व्यक्ति ने काला पेंट। अगली खबर है, हम भारत से कभी संबंध खराब नहीं करेंगे। चीन के काल्पनिक नक्शे पर भारत को मिला रूस का हाथ। रूसी द्वीप पर भी ड्रैगन ने किया है दावा। अगली खबर है, आरबीआई के शक्तिकांत दास दुनिया के टॉप बैंकर बन गए। A+ रेटिंग वाले सिर्फ 3 ही गवर्नर। जीएसटी कलेक्शन 11% ऊपर, लगातार 5 महीने तक 1.5 लाख करोड़ का राजस्व। अब मेरा मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं, बुलंदशहर की नफीसा ने घर वापसी। नोएडा के कुलदीप ठाकुर को चुना जीवन साथी। कन्हैयालाल हत्याकांड, जिससे घर मिली तलवार, उस बबला यानी फरहाद को कोर्ट से बेल। वकील ने कहा धारदार नहीं थी, बेचने के लिए रखा था, गलत मकसद नहीं था। आज के लिए इतनी ही खबरें हैं। फिर हम अभी कितने लोग देख रहे हैं इंदिरा जी? अच्छा इंदिरा जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मोहम्मद की वाइफ्स तो हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, वहां पर जाकर क्यों देख रहे हैं लोग? मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का बताने वाली हूँ, साइकोपैथ का। खैर, जो देखना चाहते हैं देखेगा, नहीं तो बाद में देख लेंगे। मेरी खबरें तो समाप्त हो चुकी हैं और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एपिसोड का रिकैप कर देती हूँ छोटा सा, कि हमने ये देखा कि क्या मोहम्मद पागल था। बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो पागल है, पागल है। पागल उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर सोशल रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता। हाँ, मेरे में 3 वॉचिंग दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति सोशल, क्या आपको कुत्ते की आवाज की बहुत आ रही है? मेरे ये यामी बहुत भौंक रही है। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया ताकि उसको लोनली ना लगे। तो क्या बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है तो फिर मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। ये भी बात बता दीजिए इंदिरा जी, क्या डॉग की आवाज बहुत आ रही है? तो मैंने दरवाजा बंद नहीं करा हुआ है ताकि वो डॉग कभी भी आ सकती है इस कमरे में, उसको अकेलापन फील नहीं होगा। बहुत आ रही है, अच्छा तो मैं बंद कर दूं फिर दरवाजा। चलो देखते हैं, हो सकता है वो भौंक भौंक के थक जाएगी तो चुप हो जाएगी। अब वो लोनली होती है तो क्या करे, वहां पर बैठ के भौंकने लगती है। मेरे हस्बैंड गए हैं दौड़ने के लिए, उसको लेके नहीं गए हैं क्योंकि लंबा दौड़ है और मैं तो उसको घुमा लाई हूँ, तो अब वो चाहती है अटेंशन हर वक्त। एनीवे, तो अगर ज्यादा डिस्टरबेंस आए तो मेरे को लिख देना, तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। अरे उसने सारे खिलौने, वो पिगी लाई थी उसके लिए 2 पिगी, दोनों ही उसने फाड़ दिए। दोनों ही, एक तो सीटी बजाता है वो तो और परेशान करेगा।
और दूसरा वाला जो है उसकी सीटी खराब हो गई है, लेकिन उसने अब उसको उसमें से रुई तक निकाल डाली है। वो है पर वो खिलती नहीं है समाओ। खिलौना तो रखा है उसके बेड पर, अपने आप हो गई चुप। चलो अच्छा है, शुरू करते हैं। सॉरी। तो आ, हमने देखा कि हर लोग बड़ी आम तरीके से एक जनरल वर्ड बोलते हैं, अरे वो तो पागल है, अरे वो तो पागल है, फलाना तो पागल है। ये वर्ड हम बहुत कैजुअली यूज करते हैं, लेकिन पागल उसको कहा जाता है जिसके अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। एक तो वो सही और गलत का डिफरेंस नहीं समझता, और दूसरी बात कि वो रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता। और मोहम्मद तो पागल किसी भी तरह नहीं था, उसको सही गलत का भी पता था। और हाँ, पिगी को खा लिया उसने, उसके वो कर दिए टुकड़े टुकड़े। उसमें से रुई भरी हुई थी तो वो भी निकाल ली उसने। और दूसरा वाला पिगी तो मैंने ही छुपा दिया है, वो उसकी सीटी अभी है तो वो चूं चूं करता रहेगा सारी देर। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो हम ना ऐसे ही पागल बोल देते हैं। तो मोहम्मद तो किसी भी तरह से पागल नहीं था, क्योंकि वो सोशल रिलेशनशिप भी बना सकता था, उसने बहुत सारी शादियां भी करी, और उसको सही गलत के बीच में डिफरेंस भी पता था। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या वो और हमने कल ये भी देखा कि उसके अंदर सैडिस्टिक क्वालिटीज भी हैं। क्योंकि जो परपीड़क होता है, जिसको सैडिस्टिक कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि उसको पीड़ा देने में आनंद आता है, और वो उसके विक्टिम्स जनरली बच्चे, बूढ़े और जानवर होते हैं। क्योंकि इन लोगों के अंदर पावर नहीं होती ना, तो ये लोग वल्नरेबल होते हैं। और हमने ये भी देखा था कल कि मोहम्मद जो था वो एक परपीड़क है, एक सैडिस्टिक व्यक्ति था, क्योंकि उसने अत्यधिक क्रूरताएं की किनाना के साथ। और किरफा के दोनों पैर ऊंट से बांध के उसे बीच में से चीर दिया। ऐसे ऐसे उसने, जो आम मनुष्य कर नहीं सकता, ऐसे कृत्य किए उसने। रात में बच्चों को मरवा दिया, और विमेन बूढ़ियों के साथ करा, और सारे कुत्ते मरवा दिए। तो इससे हमें पता चलता है कि यस, डेफिनेटली वो एक सैडिस्टिक इंडिविजुअल था। और हमने ये भी एस्टैब्लिश कर लिया वो पागल नहीं था, वो एंटी सोशल नहीं था, पर वो सैडिस्टिक था। अब चलते हैं। और हमने ये भी देखा कि सोशियोपैथ था कि नहीं। तो उसमें हमने देखा कि उसके सारे सिम्टम सोशियोपैथ से मिलते हैं, एक सिम्टम को छोड़ के, और वो सिम्टम था डिप्रेशन। अब आप कहोगे कि मोहम्मद तो कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करता था, तो वो तो था डिप्रेस्ड। नहीं जी, वो सुसाइड करने की कोशिश तो जो व्यक्ति करता है, इतने सारे हमारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो मोहम्मद क्यों नहीं सफल हो पाया सुसाइड में? क्योंकि वो सुसाइड करने के लिए नहीं सुसाइड करने की कोशिश करता था, बल्कि वो सब लोगों को, अपने आप को एक विक्टिम दिखाना चाहता था। वो बोलना चाहता था, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उसका रियल मकसद सुसाइड करना नहीं था। तभी तो वो कभी सफल नहीं हुआ सुसाइड करने में। इसीलिए तो सोशियोपैथ जो होता है वो रियली में डिप्रेस्ड होता है। इसीलिए मोहम्मद सोशियोपैथ नहीं कहा जा सकता, हालांकि बाकी उसके बहुत सारे सोशियोपैथ के सिम्टम्स मिलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आज का टॉपिक कि मोहम्मद एक साइकोपैथ था कि नहीं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ साइकोपैथ हेयर की लिस्ट। अच्छा, अभी इस चैप्टर के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और मैं इतने ज्यादा नोट्स नहीं बना सकती हूँ। उसमें मुझे अनेकों दिन लग जाएंगे। पूरी किताब पहले पढ़ूं, फिर इसके बाद सारे नोट्स बनाऊं। तो मैं किताब से ही, जैसे मैं आपको मोहम्मद की बीवियों के बारे में बताती जाती थी, ऐसे मैं किताब से ही आपको पढ़ पढ़ के बताती जाऊंगी, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन हम ये ऐसे ही कर सकते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन को मैं उसे पावर पॉइंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन मैं चेक लिस्ट आपको जरूर दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बना रखी है किताब से। और किताब में किसकी बात कर रही हूँ, वो है जेके, डॉक्टर जेके शाइनलिंग, जो कि एक बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये देखिए, मोहम्मद क्या एक साइकोपैथ था? तो ये साइकोपैथी की चेक लिस्ट है। अब आप अपने मन में सोचना, दिखावटी और सतही आकर्षण प्रदर्शित करना। क्या वो दिखावटी और सतही आकर्षण प्रदर्शित करता था? विकृत झूठ बोलना,
धूर्तता और चालाकी, पश्चाताप या अपराध बोध की कमी, यौन संकीर्णता, परजीवी जीवन शैली, प्रारंभिक व्यवहार संबंधी समस्याएं, आपराधिक बहुमुखी प्रतिभा और स्वीकार करने में विफलता, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी, मनोरोगियों को भावनात्मक ब्लैकमेल करने के लिए भी जाना जाता है, आत्महत्या की धमकी देना फिर भी कभी अमल नहीं करना। 12वां पॉइंट है प्यार करने या समझने में असमर्थ, मूलतः अहंकारी, मतलब घमंडी, मनोरोगियों में खतरनाक स्थितियों, जोखिम भरे व्यवहार की प्रवृत्ति होना, जिम्मेदारी से बचना, दृढ़ता से मानना कि उन्हें गलत समझा गया है, विश्वास है कि यह अनिवार्य रूप से एक शहीद परिसर में विकसित होगा, आसानी से मगरमच्छ के आंसू बहाना, गरीबी की दुहाई देना, स्पष्ट रूप से निर्दोष होने का दिखावा करना, या अपने पीड़ितों को निशस्त्र करने के लिए करिश्माई रूप से आकर्षक कार्य करना, मुंहफट होना। मनोरोगी दूसरों की भावनाओं को कमजोरी के रूप में देखते हैं, उनकी भलाई को बेहतर बनाने के लिए हथियार और उपकरण के वे में यूज करना। तो अब ये साइकोपैथी की चेकलिस्ट है। तो अब आप ये सोच के मुझे बताइए, क्या आपके पास इन सब चीजों के उदाहरण हैं कि वो दिखावटी और सतही पर आकर्षण करता था, विकृत झूठ बोलता था, धूर्त था, चालाक था, अपराध बोध की उसमें गिल्टी कॉन्शियस की कमी थी, यौन परफॉर्मेंस नहीं थी, दूसरे के ऊपर रहने की जीवन शैली थी, दूसरों के पैसे से रहने की, व्यवहार संबंधी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी, अब क्रिमिनल माइंडसेट था, और दूसरों के कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे, इमोशनल ब्लैकमेल करना, आत्महत्या की धमकी देना, उस पर अमल नहीं करना, प्यार को नहीं समझना, घमंडी होना, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना, और इररिस्पॉन्सिबल होना, और दिखाना कि भाई हमें सब लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, और अपने आप को एक मार्टियर समझना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, और अपने आप को बहुत गरीब दिखाना, और कोई आकर्षक कार्य, सब लोगों को आकर्षित करने वाले कार्य करना, और दूसरों के अंदर की भलाई को उनकी एक कमजोरी के रूप में देखना। ये 20 पॉइंट्स हैं जो साइकोपैथी के चेकलिस्ट है। और मैं आपको बताऊं कि ये डॉक्टर शाइंडिल कहते हैं कि हर इस पर क्या बोलते हैं, हर पॉइंट पर बॉक्स टिक होता है मोहम्मद का, हर पॉइंट पे, मतलब कि हर हर मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर इसमें से मेजॉरिटी चीजें हो, पर मोहम्मद के ऊपर सारी एवरी पॉइंट लागू होता है, एवरी पॉइंट। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मोहम्मद जो था वो हर एक पॉइंट जो है वो उसके ऊपर लागू होता है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि एक वर्ड है, ये एक साइंटिस्ट के ये एक टर्मिनोलॉजी है जो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, इसका नाम है ओकाम का उस्तरा, ओकाम्स रेजर। ओकाम का रेजर जो है वो एक सिंपल सिद्धांत है कि अगर आपके पास बहुत सारे योग्यता स्थापित करने के लिए बहुत सारे तर्क हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट आर्ग्यूमेंट है वही एक्चुअली में सही होता है। इसको इस प्रिंसिपल को ओकाम्स रेजर बोलते हैं, और ये सबको पता है, वैज्ञानिक कम्युनिटी में ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। यदि हम जीवनी और उपाख्यानात्मक इस्लामी संस्करणों का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन में हम एक दोहराव पैटर्न देखते हैं जो उनके सतही आकर्षण का उदाहरण है। अब हम पहला पॉइंट इस चेकलिस्ट का बता रहे हैं, जो ये चेकलिस्ट है इसका पहला पॉइंट है दिखावटी या सतही आकर्षण प्रदर्शित करना, यानी बहुत शैलो अट्रैक्टिवनेस। तो जिसमें कमजोर दिमाग वाले मूर्खों को यह विश्वास
दिलाने के लिए प्रलोभित किया कि वह मानव जाति का उद्धार करता है। मतलब उसने अपने आप को एक नबी डिक्लेयर किया, उसने ये दिखाने की कोशिश करी कि एक आकर्षित किया लोगों को। उन्होंने अपनी कथित भविष्यवाणी के बारे में पैथोलॉजिकल वंशावली रूप से झूठ बोला। मतलब पैथोलॉजिकल लायर्स कौन होते हैं? जो बाय नेचर उनके अंदर झूठ बोलना, वो हर चीज में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल, वो कभी सुधर नहीं सकते, वो पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। पौराणिक प्राणियों की लंबी चौड़ी कहानियां गढ़ी और सामान्यतः धोखा, हर समय अपने ही शिष्यों को धोखा देना प्रोत्साहित किया। इसके अलावा युद्ध में मरने के प्रति अपने लोगों की अनिच्छा को महसूस करने के लिए उन्होंने झूठ बोलकर इसका सहारा लिया। मनोबल बढ़ाने के लिए निरर्थक कहानियां, कामुक लोक कथाएं होना चाहिए था, गलती से गीत लिख गई। कामुक लोक कथाएं, स्वर्गीय आविष्कार, मतलब जो आपके जन्नत के रिवॉर्ड्स हैं, और बेकार की जो कहानियां उसने हिंदू और आपको पता है कि वैदिक हिंदू धर्म सब तरफ फैला हुआ था, तो वो अरब तक भी गया था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी पुराणों की कथाएं प्रचलित थी और बौद्ध बाद में कथाएं भी आ गई। तो ये सारी जो जातक कथाएं, जो अपनी बौद्धिक कथाएं थी, इन सब की उसने स्टोरी सुनी हुई थी, तो इसने अपनी भी लंबी चौड़ी कहानियां गढ़ ली और लोगों को धोखा दिया और सबको ये बोला कि वो जो है पूरी मानव जाति का उद्धार करने आया है। तो ये एक सतही आकर्षण उसने प्रस्तुत किया, कहानियां गढ़ के, लोक कथाओं की में से चुरा के। अब आप देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या था? विकृत झूठ बोलना। तो उसने विकृत झूठ बोला, पैथोलॉजिकल लायर था वो, धूर्तता और चालाकी करी। और यहाँ देखिए कि ये भी हमें पता है कि ये सही मुस्लिम की 4550 है, और यही चीज सही बुखारी 452-256 में भी आती है कि अस बिन जत्थामा से रिवायत है, पैगंबर अल अबवा नामक स्थान पर मेरे पास से गुजरे, या वड्डन अल अबवा या वड्डन नाम के स्थान पर मेरे पास से गुजरे, और पूछा गया कि क्या यह रात में बुत परस्त योद्धाओं पर हमला करने की अनुमति में, मतलब महिलाएं और बच्चे भी मर जाते हैं। तो पैगंबर ने कहा कि ये तो उन्हीं बुत परस्त लोगों के बच्चे हैं, यानी कि बच्चे भी मर जा रहे हैं रात को जब ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो मैं भी पैगंबर को ये कहते हुए सुना, हिमा की संस्था यानी सुरक्षा सीमाएं अल्लाह और उसका दूत को छोड़कर अमान्य है। यानी कि हर जो अल्लाह और उसके मैसेंजर को छोड़कर बाकी चीजें नहीं माननी है, मतलब जो जो अल्लाह और उसका दूत कहे वही है। तो जो रात को ये लोग अटैक करते थे तो उसमें बच्चे भी मारे जाते थे। तो मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा कि मत मारो, बल्कि उसने कहा ये तो उन्हीं के बच्चे हैं बुत परस्त के, तो मरने दो, कोई नहीं। तो मोहम्मद भी असाधारण रूप से कामुक और बड़े पैमाने पर यौन गुलामी और बलात्कार का वकालत करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि बलात्कार का वो डिफेंड करते थे, बलात्कार को प्रोत्साहित करते थे, यौन गुलामी भी। उन्होंने अपने यौन संबंधों की संतुष्टि के लिए छोटे बच्चों को तैयार किया, इसको कहते हैं सेक्सुअल ग्रूमिंग। और उसने बिना किसी पश्चाताप के ऐसा किया, और वह एक जात परजीवी भी था। परजीवी उसको कहते हैं हु लिव्स ऑफ अदर पीपल, जो दूसरों के फाइनेंशियल हर एक रिसोर्सेस पर जीवित रहता है। जैसे आपने एक अमर बेल देखी होगी, एक पीले रंग की लता होती है जो पेड़ों पे पड़ी होती है, वो उसका भोजन खा जाती है। ऐसे ही ये एक जात परजीवी था जिसने उसकी बुजुर्ग पत्नी पर हमला किया और जब्त की गई लूट का 15% मांगा। बिना संदेह मोहम्मद ने आपराधिकता में एक सहज परिवर्तन का प्रदर्शन किया और एक चालाक आपराधिक मास्टरमाइंड के रूप में विकसित हुआ। मतलब अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो ये एक बहुत ही क्रिमिनल मास्टरमाइंड था, जिसने संगठित गणना करके डकैतियां और छापे मारे और बेरहमी से सामूहिक बलात्कार की साजिश भी रची। एक सच्चे मनोरोगी की तरह
यानी कि एक प्योर मेंटली सिख पर्सन की तरह उसने अपराध बोध यानी गिल्ट कॉन्शियस, एक अच्छा व्यक्ति होता है तो वो थोड़ा सा भी कुछ गलत करता है तो उसके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस रहता है, लेकिन इसके अंदर इसने अपराध बोध और भावनात्मक ब्लैकमेल यानी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल किया और अपने शिष्यों यानी कि इसके जो मोमीन थे, सहाबा थे, विशेषकर अपनी संतान पत्नी यानी कि छोटी जो आयशा थी, जो इसके संतान क्या ग्रैंड चाइल्ड के बराबर थी, को वश में करने के लिए इसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग और अपराध बोध का इस्तेमाल किया। एक हदीस है जो कि जब जो थोड़ी मैच्योर होने लगती है आयशा तो उसको ईर्ष्या होने लगती है, तो उसने मोहम्मद ने कहा, सही मुस्लिम की ये हदीस है 396759 हदीस है नंबर, तो इसने ये कहा कि तुम पर शैतान आ गया है। तो एक्चुअली में पता क्या हुआ था कि इसने ना मोहम्मद ने इसको बोला था कि तुम पर शैतान आ गया है, क्योंकि इसने ये कहा कि तुम ना मेरे से ईर्ष्या करती हो। मोहम्मद ने एक हदीस में ये कहा आयशा से कि तुम तो मेरे से ईर्ष्या करती हो। तो आयशा बोली तुम मेरे जैसी लड़की तुमसे क्यों ईर्ष्या करेगी। यानी आयशा को पता था, वो छोटी थी और वो यंग टीनेजर थी, प्री टीन थी, तो उसने उलट के जवाब दिया मोहम्मद को कि मेरे जैसी लड़की तुम जैसे से क्यों ईर्ष्या करेगी। तो जब मोहम्मद ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए, तो उसने फौरन कहा कि तुम पर शैतान आ गया। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या वो शैतान दिखता है, क्योंकि वो थी तो छोटी ही लड़की। तो वो मोहम्मद की बातों में आ गई। मोहम्मद समझ गया कि इसको बड़ा एहसास हो गया है कि ये तो बड़ी जवान और सुंदर है और मैं तो बुढ़ा बाबा हूं, है। तो इसने दांत टूटे बुढ़ा हूं, तो इसने उसको बोला कि तेरे पर तो शैतान आ गया है। तो आयशा ने कहा कि तुमने उस शैतान को देखा है, तो उसने कहा हाँ देखा है। और तो इस तरह से उसने कहा तो फिर शैतान क्या तुम्हारे साथ भी है, आयशा ने बोला। तो मोहम्मद कहता है हाँ मेरे साथ भी है, पर मेरे को अल्लाह ने पावर दिया है उसको कंट्रोल करने का। ये पूरी हदीस मौजूद है जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इशारा ही लिखा है, पूरी हदीस आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे इसने एक तरह का ये मैनिपुलेशन यूज करके और उसको ये दिखाने की कोशिश करी कि शैतान आ गया है उसके ऊपर, जबकि था ये मोहम्मद ईर्ष्यालु, ये बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन इसने इल्जाम लगाया आयशा पे इसी बात का। और ये भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी ये किस टाइप की मेंटालिटी है, इसको ये दूसरे कैटेगरी में आती है। तो अभी मैं आपको जो है आगे किताब खोल के जो पढ़ूंगी, पीपल वर्सेस मैनेजमेंट जो है, देखिए ये भी मैं बताऊंगी आंदोलन जी, जो आप ये कह रहे हो ना कि छठे वर्ष में छिद्र छेदन हो गया, तो ये जो कहते हैं ना कि भाई जब वो हैज में होती थी तो वो कपड़ा लपेट लेती थी, ये सब गलत है, ये सब गलत है। एक्चुअली में मोहम्मद जो था उसने आयशा का रेप करा, उसको उस समय पीरियड भी नहीं आता था, तो उसका पार्ट फट गया और उसके इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज हो गया जिसका ब्लड आने लगा उसको। तो इसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड है। एक्चुअली में आयशा को पीरियड आया ही नहीं था, उसको 9 साल में भी कोई पीरियड नहीं आया। इसने उसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया और जब वो 6 साल की थी तब उसका लिंग जो है वो उसके अंदर नहीं जाता था, तो फिर उसने उसकी जांघों के बीच में मास्टरबेट करता था। और जब वो 9 साल की हुई तो इसने उसके साथ रेप करा और उसको इंटरनल हेमरेज से ब्लीडिंग हुई, और इसने ये खबर उड़ा दी कि इसके मेंस्ट्रुएट कर रही है, उसको कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ और वो उसको लगातार रेप करता रहा। और मैं आपको बताऊंगी आगे चल के जब अब मैं पीडोफिलिया एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली में ये मोहम्मद क्यों ऐसा था और वो क्यों ये सब कर रहा था, इसके पीछे का भी मैं रहस्य का पर्दाफाश करूंगी। ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि ये एक साइकेट्रिस्ट द्वारा लिखी हुई है जिसको बहुत ज्यादा हमसे कहीं ज्यादा नॉलेज है। हम तो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते हैं, इन लोगों ने तो 5-6 साल जो है वो
जो है पूरी स्टडी की है, ये स्पेशलिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं ये। तो मैं अब किताब में से आगे जो है पढ़ना चाहूंगी। मैं कल बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत आगे तक पढ़ गई। तो वो क्या करता था कि जैसे एक ट्रू, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर थे कि वो जत्थामा जो है वो कहता है कि ये तो उसी से हैं। मैं किताब दिखाकर नहीं पढ़ूंगी क्योंकि किताब के ऑथर से मैंने परमिशन नहीं ली है, तो उसमें से वैसे ही आपको एक कहानी के रूप में बता रही हूँ, पर जो है मैं एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, एक एक साइकियाट्रिस्ट ने लिखी है, उसकी किताब में से बता रही हूँ। और इसीलिए मैं किताब दिखा दिखा के नहीं बताऊंगी, और वो इंग्लिश में है, मैं उसको ट्रांसलेट करते करते आपको बताऊंगी मोटी मोटी बातें। तो जो मोहम्मद था वो छोटे बच्चों को, अभी आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को ये लोग सेक्सुअली ग्रूम करते हैं। मतलब अगर आप देखिए एक पेडोफाइल से, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि एक पेडोफाइल था, उसके घर में बच्चे, वो स्टेप फादर था, तो छोटी बच्ची को, तो उसने बाद में बताया कि हम खुद इनको तैयार करते हैं शुरू से ही ताकि ये मेरे कंट्रोल में रहें। तो ये लोग आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उन पर इनकी शुरू से ही निगाह होती है, और ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं और उनको सेक्सुअल ग्रूमिंग उनकी स्टार्ट कर देना चाहते हैं। तो ये जो आयशा की सेक्सुअल ग्रूमिंग थी, ये उसने तभी स्टार्ट कर दी थी जब खदीजा जीवित थी। लेकिन खदीजा जो थी वो बहुत बीमार हो गई थी और वो मरने के टाइम पर आ गई थी, तो वो ज्यादा नहीं कर पाई। ये मैं आगे खुलासा करूंगी इसका। अ, नहीं नहीं नहीं, राज वशिष्ठ जी, उसके कोई बच्चा नहीं था। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों नहीं थे उसके बच्चे और क्यों क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि क्या वो साइकोपैथ था कि नहीं, और जो आप जिन चीजों में जा रहे हैं वो दूसरे टॉपिक्स के अंदर अंडर में आती है। मैं धीरे धीरे सबका खुलासा करूंगी। आज तो हम साइकोपैथ ही देखेंगे कि साइकोपैथ कैसे होते हैं। तो ये इसने बच्चों को अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ये उनको ग्रूम करता था, और इसने जो है वो एक पैरासाइट भी था ये, क्योंकि पहले ये खदीजा के पैसों पे रहता रहा, और इसके बाद ये सौदा जो परफ्यूम बनाती थी उसके पैसों पे रहता रहा, और ये एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड था। और फिर ये भी मैंने बता दिया आपको पूरी कहानी की, जब आयशा आई तो कैसे एक एक रात जब मोहम्मद आया, तो आयशा को जेलसी हुई। तो जब उसने बोला आयशा से कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या जेलस हो, तो फिर उसने बोला मेरी जैसी लड़की आपके प्रति क्यों जेलस होगी, तुम्हारे जैसे हस्बैंड के लिए क्यों जेलस होगी। तो सुनते ही उस नबी ने कहा कि ये तो डेविल है जो तुम पे आ गया है। तो फिर वो उसने कहा कि क्या डेविल सब पे आता है, उसने कहा हाँ। उसने कहा कि तुम पे भी है क्या, आयशा ने पूछा। उसने कहा हाँ मेरे पर भी है, पर मैं जो हूँ उसकी करतूतों से सेफ हूँ क्योंकि अल्लाह मुझे सेफ रखता है। इसका मैंने रेफरेंस दिया है सही मुस्लिम 39 की 6759। अब जो साइकोपैथ्स होते हैं, हम अगले साइकोपैथ लिस्ट में जाएं तो उनका जो है सुसाइड का थ्रेट करना, वो भी एक कंडीशन है कि वो जो है अपना बहाना बना देता था कि देखो जिब्राइल आके मेरे को बचा ले जाता है, मैं तो करना चाहता हूँ सुसाइड लेकिन जिब्राइल मुझे हर वक्त बचा लेता है। तो मोहम्मद जो था वो एक ट्रू ईगो सेंट्रिक था, वो कभी भी प्यार नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने जो है वो अपने शुरुआती बचपन में कभी प्यार नहीं देखा था, बल्कि उसने सुपरफिशियल जो है चीजें, प्यार करना, अफेक्शन करना, डोटिंग करना, ये सब उसने चीटिंग करके ले लिया था, पर वो अंदर से फील नहीं करता था। क्योंकि जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम हमेशा उसके प्यार, उसके जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं तो आप हमेशा सोचेंगे मेरी माँ को क्या पसंद है, मैं वो काम करूं जो उसको पसंद आए, यानी वो खुश रहे। जो जब हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो हमें हमारे लिए उसकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मोहम्मद अपनी नीड्स और अपनी खुशी को सबकी
खुशियों के और उसके आगे रखता था। इससे पता चलता है कि वो कभी भी ट्रू लव नहीं करता था, वो एक सेल्फिश आदमी था। और उसने शुरू में अपने बचपन में डोमेस्टिक अब्यूज देखा था, तो उसको ये नॉर्मल लगता था। ये इस तरह का मार पिटाई ये इसको नॉर्मल लगती थी। वो एक अब्यूजिव मैन भी हो सकता था। और उसने अपनी बीवी सौदा को इमोशनली और मेंटली अब्यूज किया, क्योंकि सौदा जो थी वो 23 साल की थी, वो थोड़ी सी वो उसकी सारी बीवियों में बड़ी थी। वो थोड़ा सा वेट गेन कर गई, तो वो थोड़ी मोटी हो गई, तो उसने कहा कि वो जो है उसको डाइवोर्स कर देगा, क्योंकि उसको लगा कि इसको तो मेनोपॉज भी हो जाएगा। तो अब आते हैं कि उसकी बीवी आयशा, उसने छोटी लड़की से क्यों करी शादी, क्योंकि वो एक मैन और वुमन का लव नहीं समझता था। क्योंकि एक रैशनल आदमी जो है वो एक बच्चे के साथ प्यार में कैसे हो सकता है, एक हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते से। यानी कि किसी आदमी का अगर पीनस खड़ा हो जाता है किसी बच्चे को देखकर, तो वो आदमी जो है सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को एक बच्चे की दृष्टि से नहीं देख रहा है, वो उसको एक स्पाउस की दृष्टि से देख रहा है, उसको एक सेक्सुअल नजर से देख रहा है। तो वो जो है आयशा जो थी वो उसको उसने मल्टीपल ओकेजन्स पर वायलेंटली बीट किया। मतलब इसका मेरे पास और भी उदाहरण है, न केवल एक बार घूंसा मारा था बल्कि और भी कई बार उसने उसको मारा है। और उसका एग्जाम्पल देख के मुसलमान आदमी जो हैं वो अपनी बीवियों को खूब मारने लगे। और उसकी ब्रूटैलिटी देखकर आयशा खुद कहती है कि मैंने जो है कभी एक एक बिलीविंग औरत की तरह, एक बिलीविंग महिला की तरह का ब्रूटल जीवन और किसी का नहीं देखा। यानी कि मुस्लिमा औरत का जीवन सबसे बुरा है, ये बात खुद आयशा ने कही। अगर एक आदमी जो है वो अपनी बीवी को मारता है, इसका मतलब ही ये है कि वो उसे प्यार नहीं करता। ये एकदम ही सिंपल बात है। और लोग कई कहते हैं कि देखो भाई, मोहम्मद तो खदीजा से बड़ा प्यार करता था। तो ये बताओ कि वो आदमी उसका लैप डॉग था, क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है उस वुमन के ऊपर निर्भर था। वो वुमन उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, कैप्ट आदमी था वो। अब यहाँ पर जो है ना, कैप्ट आदमी वो है कि जो वो कोई काम नहीं करते, निठल्ले पड़े रहते हैं। कोई कोई आदमी से उनकी किसी से शादी करा दो तो वो ठिकाने लग जाएंगे। मैं आपको इसका भी बताती हूँ, एक आगे चल के आएगा बहुत आगे, पर मैं आपको अभी से ही सीक्रेट निकाल देती हूँ कि ये इसकी अपनी जो अंकल ने पाला था ना, उसकी बीवी के साथ इसके बचपन से संबंध थे सेक्सुअल। और इसीलिए वे वहां से इसका अंकल इसको हटाना चाहता था। और इस उसकी वाइफ भी चाहती थी कि ये बहुत ही वो हो जाएगा, तो इसको जाने दो। तो इसलिए भी इसके अंकल ने इसको खदीजा का के यहाँ पे भेजा था, क्योंकि इसकी अपनी जो वो थी ना, वो इसको निर्वस्त्र करके नहलाती थी, और उसके बचपन से वो उसके ब्रेस्ट वगैरह देखता था ना, तो उसको अपनी इसको एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं एक अलग से स्ट्रीम में जो है डिस्कस करूंगी। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, डॉक्टर शाइंडलिंग समझाएंगे उसमें कि एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। छोटे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है प्यार के बीच में। तो ये चीज मोहम्मद के अंदर, मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे दिया है एक एपिसोड का कि ये एडिपस कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो हाँ, मैं कहा थी कि तो ये जो था, ये अभी मैं खाली साइकोपैथी चेक लिस्ट में से बता रही हूँ कि ये लोग प्यार करने के केपेबल नहीं होते। तो अभी आप बोलोगे कि मोहम्मद तो खदीजा को प्यार करता था, तो आंसर ये है कि खदीजा तो उसकी तो वो उसका लैप डॉग था, क्योंकि वो एक कैप्ट आदमी था। और अब अगला पॉइंट पे आते हैं चेक लिस्ट में कि ऐसे लोग डेंजरस काम करते हैं, तो इनके अंदर रिस्क टेकिंग जो है बिहेवियर होता है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो जोखिम भरे काम करते हैं और बैटल में भी पहुंच जाते हैं, जबकि इनका नंबर कम हो और दुश्मन का नंबर ज्यादा हो तब भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक रिस्क टेकिंग चीज होती है। खतरों से खेलने इनके नेचर में आ जाता है। ये जो साइकोपैथ होते हैं उनका उनके नेचर में खतरा लेना इन्वॉल्व होता है।
और अगर हम इस्लाम में देखें तो उनकी जो आर्मी थी उससे कहीं ज्यादा जो है दुश्मन की आर्मी थी, क्योंकि उनके 10,000 थे, लेकिन इसके अंदर साइकोपैथोलॉजिकल रिस्की बिहेवियर था। और इसने तो ये तब भी पहुंच गया बैटल करने के लिए। और एक और ये अपने मुसलमानों को ऐसे बोल देता था कि तुम्हारा एक जो है इनके 10 पर भारी होगा। इस तरह कह के उनका झूठा मनोबल बढ़ा के ये वहां पर रिस्क टेकिंग करता था। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करता था, क्योंकि इसने एक इमेजिनरी गॉड क्रिएट किया और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इमेजिनरी गॉड के ऊपर ट्रांसफर कर दी। इसके जो अर्ली ईयर्स थे मक्का में, उसमें ये कहता था, अब ये लोग जो है ना विक्टिम बहुत प्ले करते हैं। तो साइकोपैथ होते हैं, वो दिखाते हैं देखो भाई हमें सब लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो जब वो मक्का के शुरू में उसके अर्ली ईयर्स थे, तब तो वो सबको ये कहता था भाई मुझे तो लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और कि मैंने तो बड़ी नया एक स्पिरिचुअलिटी फाइंड कर ली है। और उसने एक मार्टियर कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लिया कि मार्टियर कॉम्प्लेक्स होता ना, अरे यार हम मैं देखो मैं अपनी जान तक दगा रहा हूं, मैंने अपनी पूरी जीवन की कुर्बानी दे रहा हूँ इस स्पिरिचुअलिटी के लिए, मैं तो पैगंबर की तरह जो है सारा रिस्क लेने को, मैं तो मानव का कल्याण दीन समझाने आया हूँ पूरी दुनिया को। इस तरह से वो विक्टिम प्ले करके और एक शहीद की तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं साइकोपैथ। तो और उसने जो है आदमियों को मैनिपुलेट किया, और खुद नहीं जाता था लड़ने, दूसरों को मैनिपुलेट करके उनको भेजता था। अब एक हदीस है सही मुस्लिम की 20 की 4678, जिसमें कि एक आदमी होता है, मतलब इट इज रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ जाबिर। तो जाबिर नरेट कर रहा है कि एक आदमी नबी के पास जाके बोलता है कि अगर मैं अगर मारा जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मोहम्मद कहता है जन्नत में। तो वो आदमी खजूर खा रहा था, उसने खजूर फेंक दी अपने हाथ के, और वो लड़ने चला गया जब तक कि वो मर नहीं गया, यानी कि वो खजूर फिनिश करने के लिए भी नहीं रुका। तो ये जो है इसने चालाकी से मैनिपुलेट किया लोगों को, और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी दूसरों पे डाल दी, खुद भी नहीं लड़ने गया बल्कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर किया जैसे साइकोपैथ करते हैं, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर दी कि वो लड़े इसके लिए। ठीक है, फिर जो चेकलिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें अगला पॉइंट ये था कि तो इसने जो है ना एक बहुत इस्लामिक एक टर्म जो है कॉइन कर दिया, शहीद होना, कि भाई वो तो शहादत दी है उसने। तो और उसने इसके पीछे जो है अपनी जितनी भी सैवेजरी, जितनी भी इसने क्रूअल्टीज हैं, और छुपा ली, और आयत जो है वो रिवील करता था एक्सक्यूज के लिए। तो ये भी कहता था कि मैं तो कोई ओरिजिनल नहीं हूं मैसेंजर्स में। जब भी कोई उसको कन्फ्रंट करता था उसकी साइकोपैथी पे, तो बोल देता था भाई मैं तो कोई पहला मैसेंजर नहीं हूं है। और उसने बहुत सारी रेड्स करी। अब उसके पास खदीजा का रियल एस्टेट भी आ गया, एसेट्स भी आ गए, और उसने बहुत सारी रेड्स करी, और वो सारी रेड्स में हमेशा बोलता था मैं तो बड़ा गरीब हूं। और सारी जो मेजोरिटी ऑफ मुसलमान है वो बड़ा सोचते हैं वो तो बेचारा बड़ा गरीब, बड़ा पवित्र, बड़ा दीन था, और मोहम्मद जब मरा तो वो तो पेनीलेस था। ऐसा ज्यादातर आप मुसलमानों को सुनोगे कहते हुए। तो ट्रुथ क्या था कि वो मोहम्मद एक पोस्टर चाइल्ड है ट्रेडिशनल साइकोपैथी। जैसे कि अगर हम किसी को कहें कि भाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो साइकोपैथी का बेस्ट एग्जाम्पल ही मोहम्मद है। क्योंकि हर सिम्टम जो साइकोपैथ का है वो हर सिम्टम पर जो है वो ट्रू उतरता है। हर हर सिम्टम पर उसका चेक होता है, हर सिम्टम। तो इतना ट्रू और बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद है। उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद है।
इसलिए वो पोस्टर चाइल्ड है, और वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको बहुत ही मैनिपुलेट करता था अपने गोल्स के लिए। और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर जो आप देखोगे जिससे वो सफर कर सकता था, तुम देख सकते हो कि वो कैसे लोगों को जो है वो करता था। अच्छा, अभी मैं बताऊं कि इस्लाम का सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन क्या है? साइकोपैथी। ये जो इस्लाम पूरा रिलीजन है, ये पूरा साइकोपैथी पर बेस्ड है, पूरा का पूरा। अगर हमें किसी मनुष्य को साइकोपैथ बनाना है तो वो इस्लाम में आ जाए, क्योंकि जो इस्लाम है पूरा वो कॉर्नरस्टोन है साइकोपैथी का। अब मुसलमानों से ये बात कहो तो वो हमेशा कहेंगे आप तो हम पर अटैक कर रहे हो, हमारे प्रॉफिट पर अटैक करते हो तुम, और हमारे जो नबी है उसका मजाक उड़ाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मोहम्मद जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने सारे अपराधों के लिए, और वो साइकोपैथ था। अब ये कहेंगे कि हर इंसान एक प्रोडक्ट होता है अपने एनवायरनमेंट का। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद एक दिन सुबह उठा और उसने कहा चलो भाई आज साइकोपैथ बना जाए, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि इसके बदले में वो बहुत ही सेंसिटिव इंडिविजुअल था, उसका एक ट्रोमेटिक चाइल्डहुड था। और जब वो 40 साल तक पहुंचा तब ये सारे सिम्टम्स उसके डेवलप हो गए साइकोपैथी के। मतलब एक ही रात में वो ये नहीं उसने कहा कि चलो भाई आज साइकोपैथ बन जाया जाए, बल्कि बचपन का जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स उसके हुए वही आगे चलते गए, और जब वो 40 साल तक पहुंचा तो ये बिल्कुल पूरी तरह से एक साइकोपैथ में डेवलप हो गया था। और बहुत स्कीम बनाने वाला, षड्यंत्रकारी, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, अपने ही सेल्फिश उसमें, और मैनिपुलेटिव टायरेंट बन गया था। अब आप ये क्वेश्चन सोचोगे कि भाई क्या क्या साइकोपैथ जो है वो बॉर्न होते हैं या उनको एनवायरमेंटल कंडीशनिंग करी जाती है? तो ये क्वेश्चन है। तो यही कि वो लोग जो है वो अपने इसके एक प्रोडक्ट होते हैं। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था कि क्या वो साइकोपैथ था कि नहीं, वो मैंने कवर करा है। तीसरा एक और टॉपिक मैं आपको एक मिनट ये सूची फिर से दिखा दूं। तो ये जो है हमने इसकी साइकोपैथिक चेकलिस्ट जो करी है वो यही है कि वो सारे सतही आकर्षण करता था, विकृत झूठ बोलता था, धूर्त चालाक था, उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस नहीं था, यौन संकीर्णता थी, दूसरों के फाइनेंसेस पे रहने वाला था, उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी, क्रिमिनल मास्टरमाइंड था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देता था, जैसे लड़ने की, जिहाद करने की, और इमोशनल ब्लैकमेल करता था, सुसाइड करने की धमकी देता था, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं करता था क्योंकि उसका पर्पस होता था लोगों को अट्रैक्ट करना और खुद विक्टिम दिखाना। और ट्रू लव तो वो समझता ही नहीं था क्योंकि वो इतना सेल्फिश था और बेसिकली घमंडी था, रिस्की बिहेवियर था उसका, जिम्मेवारी से बचता था, खाना लेके चला जाता था, खो में पड़ा रहता था। खदीजा ने तो सोचा कि ये मेरे बिजनेस करेगा, उसने सब चीजों से बचने लगा, जिम्मेदारी से बचकर लेटा रहता था। और और दूसरों को दिखाता था कि वो मिसअंडरस्टूड है बड़ा, और एक अपने आप को मार्टियर बताने लगता था, और झूठ मूठ में मगरमच्छ के आंसू बहाता था। जैसे उसने अपनी माँ की वहां पर पहुंचा तो वहां पर बैठ कर उसने जो बहाए मगरमच्छ के आंसू थे, और दिखावा करता था, और आकर्षक कार्य करने की कोशिश करता था, और दूसरों की भावनाओं को कमजोरी के रूप में देखता था और उनको एक हथियार की तरह यूज करता था। अभी इन सारे पॉइंट्स पर अगर कोई ऊपर बातचीत करने आना चाहता है तो आ सकता है। और इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, वो भी मैं आज ही कर सकती हूँ कवर। वो छोटा सा टॉपिक है मिजोजिनी, गाइनोफोबिया और अबेंडनमेंट। कि आपको इन शब्दों के बारे में पता होगा, मिजोजिनी किसको कहते हैं, और एक शब्द है गाइनोफोबिया किसको कहते हैं, और एक अबेंडनमेंट। तो मैं एक और स्ट्रीम अभी खोल सकती हूँ 2-3 मिनट में, और वो भी छोटा सा एक स्ट्रीम कर सकते हैं, उसको मैं अलग रखना चाहती हूँ, इसमें मिलाना नहीं चाहती।
आज अभी खाली साइकोपैथी पर कोई बात करना चाहता है तो वो ऊपर आकर डिस्कशन कर सकता है। मैंने एक लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। केवल साइकोपैथी पे और किसी पॉइंट पे नहीं। जी बोहरा जी, जय श्री राम, बोलिए। जय श्री राम। प्रीति जी, एक बात सोचिए आप कि जो आदमी जवानी में जवानी में उसको कोई लड़की नहीं दे रहा, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, जिसके पास ना कोई हुनर है, अनपढ़ गंवार आदमी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा ना कि जिसकी ना सूरत है ना शक्ल है, तो ये बात भी मैं आगे डिस्कस करूंगी कि वो बोना था और बचपन में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो जब वो बचपन उसका ट्रोमेटिक था, उसके माँ ने उसका त्याग कर दिया था और लोग उस बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और लड़कियां भी उसको इग्नोर करती थी। तो ऐसा बच्चा जो है साइकोपैथ बनता है। जी। और जिसका जन्म भी उसके बाप, जो घोषित बाप है, उसके मरने के कई साल बाद हुआ हो। नहीं, वो उसका असली बाप थोड़ी ना, वो तो मैंने अरे बताया वो नहीं, कि वो था। घोषित तो है ना, अब्दुल्ला ही कहते हैं ना उसको भाई। नहीं, वो अब्दुल्ला अब जी के उसका। और वहां पे जावत रेहात नाम की एक रस्म होती थी। वहां पर एक महिला अपने 8-10 मित्रों आदमियों से दोस्ती रखती थी। बद्दू कबीले होते थे, ये लोग बद्दू थे, जो खाना बदोश लोग होते हैं। तो वहां पर एक महिला 8-10 बंदों के साथ रहती थी। और फिर जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उनमें से जो आदमी उसको पिता के रूप में पसंद है, उसको एक पिता नियुक्त कर देती थी। तो ये जो अब्द चलो अपने अल्लाह था, वो नियुक्त पिता था, वो असली बायोलॉजिकल फादर नहीं था। चलो मैं अपनी बात में संशोधन कर लेता हूँ भाई। जिसके बाप का पता नहीं, एक बदसूरत आदमी, और इतना बदसूरत पैदा हुआ कि उसकी माँ ने उसको बचपन में छोड़ दिया। किसी और महिला ने उसको अपना दूध पिला के पाल पोस उसकी कर बड़ा किया। जो चलो अंकल था ना, उसकी आंटी थी, उसका नाम फातिमा था। वो उसको हाँ, दूध पिलाती थी, तो बचपन में वो उसको नंगा करती थी। और तो उसके अंदर दो तरह की भावनाएं आ गई उसके प्रति। वो कंफ्यूज हो गया और वो उसके ब्रेस्ट देखता था, तो उसको इसके, और वो जब एडल्ट हो गया तब तक उसको दूध पिलाती रही। तो वो जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तब तक वो उसको दूध पिलाती रही। तो वो उसको देखता था, तो उसके अंदर जो है ये मिक्स्ड कंफ्यूजन पैदा हो गया साइकोलॉजिकली कि ये जो है सेक्सुअल उसके अंदर वो हो गया, अपनी चाची के प्रति आकर्षण हो गया और चाची से उसका रिश्ता चल पड़ा। तो इसका जो अंकल था, इसने सोचा इससे पीछा छुड़ाया जाए मोहम्मद से, इसलिए उसने उसको काम में लगा दिया। हाँ, तो मतलब आगे ये कहानी तो अपने देखते हैं ना कि उसके बाद में वो जब 16, 17, 18 साल का हुआ और उसमें यौन इच्छाएं जागी, तब उसको कोई घास नहीं डालता था, तो वो गड़ी हुई लाशों के साथ जाकर के सेक्स करने लगा। उसमें चाहे उसकी दूध पिलाने वाली माँ भी क्यों ना हो। ये भी छोटे जो हदीसों में आता है। छोटी बच्चियां होती हैं वो हाइट में भी कम होती हैं। ये खुद भी बोना था, तो उसको वो सही लगती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक बदसूरत सी महिला जिसके पास बहुत सा धन था, वो पहले से मेरे ख्याल से उसके दो पति थे, वो शायद अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए थे, पता नहीं, वो छोड़ छाड़ दिया था।
उस महिला ने उसके साथ रहना मंजूर कर लिया या उसके साथ शादी जो भी है निकाह कर लिया। 45 साल की महिला ने 25 साल की उम्र में उसके साथ, तो उसने ये नहीं पता है, आपको बार बार संशोधन करना पड़ेगा। देखिए ये सारा मुसलमानों ने झूठ फैलाया है। जो खदीजा थी वो 28 साल की थी, वो केवल 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से, वो कोई 40 की नहीं थी। और उसके बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास, जो ऑथेंटिक प्रमाण है। एक प्रमाण है कि खदीजा के कई बच्चे हुए। अगर वो जो है इतनी बड़ी होती तो इसके बाद बच्चे नहीं होते उसके, तो वो तो मेनोपॉज में आ जाती, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। और भी एक और जो उस समय एग्जिस्ट करता है बंदा, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है खदीजा की उम्र। खदीजा जो थी 28 साल की थी, उसके और इसके बीच में 2.5 साल का अंतर था मोहम्मद और इसके बीच में। ये लोग अपनी जो, चूंकि इसने आयशा से शादी की, इस बात को कम करने के लिए ये जानबूझ के खदीजा की उम्र ज्यादा बढ़ा के बताते हैं, झूठ। चलो अपने पास तो कोई ये बात नहीं, जो ये बताते हैं हमें तो मानना पड़ता है, हम तो जानते नहीं। हमारे पास सबूत है ना, 28 की थी, हमारे पास सबूत है, मैंने कवर करा है खदीजा की उम्र के। क्योंकि आपके पास है तो हम आपकी बात मान लेते हैं, बाकी बताते तो यही लोग हैं। नहीं, अच्छा, ये और ये जो बताते हैं ना, उसके हिसाब से निचोड़ ये निकालता हूँ कि इसे और कोई जवान थोड़ी जो ब्याह करना चाहती नहीं थी, तो एक बुढ़ी से शादी कर ली, और वो भी उसके धन के कारण। गलत दिशा में न जाए। खदीजा जो थी वो यंग थी, और वो इससे 2.5 साल बड़ी थी, और वो बहुत ज्यादा उसके ऊंट चलते थे, बहुत सीरिया तक जाते थे, वो इंटरनेशनल बिजनेस तिजारत करती थी, वो काफी अमीर थी, उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। तो ये इसने 2 बार उसको कॉन्ट्रैक्टर काम में कमाई करके दी, तो उसने सोचा कि इससे शादी कर लेंगे तो ये अच्छा काम धाम संभालेगा। लेकिन उसको क्या पता था कि ये तो शादी करते ही जो है काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी की बात, की कई लोग सोचते हैं लाओ हम किसी सफाई कर्मचारी से शादी कर लें, वो सोचते हैं हमारा घर बड़ा साफ रहेगा, लेकिन शादी करने के बाद सफाई कर्मचारी अपना घर नहीं साफ रखते। तो मैं ये बता रही हूँ कि उसने सोचा कि ये अच्छा बिजनेस में धन कमा के देगा, क्योंकि उसने 2 बार उसको मुनाफा करा के दिया, इसलिए उसने शादी करी। ये तो लैप डॉग था, एक तरह उसका लैप डॉग था, ये केप्ट आदमी था। चलो जो भी हो, पर वो भी एक, मान लो उसने अपने मतलब के लिए इसको यूज करना चाहा, और इसने उसको यूज कर लिया, और उसके बाद में ये उसको मरने तक, खदीजा के पास पैसा था तो उस टाइम कुछ समाज के रूल भी हो गए, तो वो जो साइकोपैथ होता है वो परजीवी होता है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर रहता है, उसके रिसोर्सेस पर रहता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो खदीजा के रिसोर्सेस पर रहता था, जब तक कि वो एक एक पैसा उसने इसका पूरा तरह से खत्म नहीं कर लिया, ये उसके पैसों पर रहा। एंड में हमने देखा था जब ये पहाड़ी के पास ही अपने लोगों के साथ छिप गया था, तो खदीजा के साथ लोगों ने बिजनेस करना बंद कर दिया था। वो गरीब हो गई थी और वो बीमार पड़ गई थी। उसके सारे पैसों से, जो बचे हुए पैसे थे, वो मोहम्मद को और उसके साथियों को खाना भिजवा रही थी। तो जब तक उसका एक एक पैसा रहा, इसने उसको पूरी तरह से निचोड़ के मरवाया। ऐसे खदीजा मरी है। इसके बाद सौदा इत्र बनाती थी, तो ये उसके पैसों पे रहता था। तो ये परजीवी मेंटालिटी साइकोपैथ की होती है। और उसके बाद में उसने छोटी सी बच्ची से वो शादी करी। हाँ, ऐसा वो सेक्सुअल ग्रूमिंग करी ना उसने उसकी 6 साल में। और ये भी है कि उसको हैज आता था, ये मैं भी बता चुकी हूँ। वो उसके साथ रेप करता था और उसको इंटरनल ब्लीडिंग हेमरेज हो गया था, और इस वजह से जो ब्लड निकला वो हेमरेज की वजह से नहीं निकला, और इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ये मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है। आयशा को कभी मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं वो 9 साल में। और उसके बाद में ये देखो सही ना अब, कि इसमें ये अल्लाह फल्ला जल्ला जल्ला जो भी है उस कालपीड़ी के एक वो बना दिया,
खदीजा ने इसको साथ दिया थोड़ा सा पहले, वो बीमारी की हालत में दिया होगा, उसको भी पता नहीं। तो उसके बाद में तो वो इसने अपना गिरोह तैयार कर लिया, एक गैंग तैयार कर लिया। और उसके बाद वे इसने मार काट मचाई। पहले मक्का में था तो लोग इसको इसका बहिष्कार कर दिया, बोले तू भाग साले यहाँ से, क्या कर फैला रहा है। तो ये मदीना गया, वहां भूखे लोग थे, इसने अपना एक डाकू जो जैसे गिरोह तैयार करता है या कम्युनिस्ट कॉमरेड जो होता है, वो गरीब लोगों को भड़का भड़कू के गिरोह तैयार करता है, वैसे ये इसने गिरोह तैयार कर लिया। उसके बाद वे इसने मारकाट मचाई। यही कार्ल मार्क्स ने किया, ये स्टालिन ने किया, ये लेनिन ने किया, ये है क्या सारा? इससे बड़ा झूठा कमीना आदमी नहीं हो सकता। जो मुल्ला साइकोपैथ नहीं, ये इतना सेल्फिश आदमी था, ये इतना सेल्फिश आदमी था। ये जो अपने पंच मकार कहते हैं ना, मदिरा मांस मिथुन, ये वो सारे गुण इसमें थे। ये पंचमकारी आदमी था, ये कॉमरेड कम्युनिस्ट लोग होते हैं पंचमकारी, और ये इस्लाम को मानने वाले होते हैं। इनका जितना बाइकाट किया जाए, इनका जितना बहिष्कार किया जाए कम है। मैं तो कहता हूँ सनातनियों को खड़ा होना चाहिए और सही सनातन धर्म का प्रचार हो, इनका बहिष्कार हो और इनको इनकी औकात दिखाई जाए। जी धन्यवाद भौरा जी। गामा जी ने 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच गामा जी फॉर योर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच। और अगर आप अपने लोकल पंडित को दें जिसको आप जानते हैं कि वो सचमुच में हिंदू हैं, उसके हाथ में आप पैसे दे दें तो मुझे लग जाएंगे। जी इंदिरा जी, जय श्री राम, बोलिए इंदिरा जी। जय श्री राम बीपी पुरा जी और प्रीति मैडम। और ये मैं बोलना चाहता हूँ, इस आदमी में कोई भी चीज अच्छे का नाम निशान नहीं था। ये झूठा नबी है, झूठ बोल बोल के उसने नबी बन गया। और उसका जो डाकू क्वाम था, या कहिए ये क्रिमिनल बैंड ने उसको शासक बना दिया और खलीफा बना दिया और नबी बना दिया, जबकि उसमें कोई भी एक भी अच्छाई था नहीं। और मैं क्या बोलूं, हर चीज में उसका कहीं ना कहीं ही इज ए साइकोपैथ इन ऑलवेज, हर तरह से। और आपने एक तो बड़ा चीज छोड़ दिया, या तो किताब में वो लिखने के लिए डर रहा होगा, डरेगा क्या, उसको तो ऐसे ही गला काटने का धमकी दे रखे हैं। ये जो आदमी उसके बाप मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ, माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया। आप देखिए, वो उस टाइम में दूध निकालने के लिए कोई वो मशीन वगैरह था नहीं, उसको कितना परेशानी होती होगी, फिर भी माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया। कुछ तो रीजन होगा ना, उसको घर में प्रताड़ित किए होंगे वहां घर में जो लोग हैं, तो उसने दूध भी नहीं पिलाया। और जो दाई ले गई, जब वो थोड़ी सी 10 साल का 9 साल का हो गया, 9 साल का करीब, उसको लाके चाचा को दे दिया या दादा के पास दे दिया। माँ जीते जी उसका मुंह देखा भी नहीं। तो वो, और चाचा जो है, उसने भी कई हदीसें लिखे हैं, चाचा ने आधी रात को उसको नंगा करके पास में सुलाता था चादर के अंदर, और ये छुप जाता था, चाचा फिर उसको पकड़ के ले आता था, अरे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। वो था। और एक जगह पे है कि 2 लोग उसको मिलने आए, ऐसा बोला, अरे देखो तुम्हारे 2 लोग मिलने आए हैं। तो ये बोला, मैं तो दोनों को देख चुका हूँ। एक वो है, मेरा कजिन है जिसने मेरे बचपन में शोषण किया था, और दूसरा है, उसने मुझे पता नहीं मारा मारी किया था, कुछ किया था। लेकिन ये मतलब चाचा भी नहीं छोड़ा, कजिन भी नहीं छोड़ा। और जब ये बड़ा हो गया तो चाची को कब्र में जाके उसको शोषण करके आया, मरा हुआ चाची को। उसका तो मैं इस करूंगी तरह इस जी। तरह आज सारा नहीं करा मैंने, हाँ, क्योंकि वो देखिए ये चलिए जो जी आपने जी बोला जी, ना, ये हाँ दूध पिलाने वाला, ये सारा मीजोजिनी में आएगा। इसको हाँ मैं अभी हाँ एक और करना हाँ चाहती जी हूँ।
जी इसमें जी, मैं नहीं ये ठीक ठीक बताऊं। ठीक ठीक, हाँ, ना ये ना तो ठीक मैंने है, मैं वो आपको बोल रहा हूँ। खुलासा वैसे हाँ ही कर दिया, हर एक टॉपिक के हाँ अंडर में मैं बोलना चाहती थी इसलिए। ये जो हाँ, नहीं सही डॉक्टर बात है। साइकियाट्रिस्ट हैं, इन्होंने सारा कुछ बहुत डिटेल में बताया है, जी आगे सब जी, खुलासे होते चलेंगे। तो हाँ, ये आज का राजवशिष्ठ बेसिक, का मैं कमेंट पढ़ दीजिए हाँ इंदिरा जी, जी, बहुत अच्छा लिखा है। आज भी मुसलमान परजीवी ही तो हैं। सारे दुनिया में जहां इनके अलावा दूसरे लोग होते हैं, वहां मुसलमान बड़े खुशी से रहते हैं। और जहां मुसलमान ज्यादा हो जाते हैं, वो भूखे मरते हैं। ये हुँ, 100% सही है, इन्होंने बिल्कुल बहुत हाँ, अच्छा बहुत गोल्डन अच्छा वर्ड वही से मैं कह रही हूँ। बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला। जी। महीचंद जी, आपको जय श्री राम। बोलिए महीचंद जी। आवाज़ नहीं आ रही महीचंद जी। बोलिए महीचंद जी। इनका माइक में कुछ प्रॉब्लम है शायद। जी, कोई ने थोड़ा जी, राउटर के पास आके बोलिए, इंटरनेट का कोई मसला होगा, एक बार चेक कर लीजिए। और एक बात है, ये ऐसा क्या कहते हैं, माटियर, सो कॉल्ड माटियर था, जो पीछे छुपता था, लोगों के पीछे लड़ाई करने जाता था। हाँ, लोगों के पीछे छुप जाता था कि कैसा हाँ, माटियर है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं हाँ लेना चाहते ना। ये एक और मैंने साइकोपैथिक जो लिस्ट दिखाई है, उसमें यही था कि वो जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे डालने वाला। आप किसी व्यक्ति को ऐसा जानते हैं, तो आप ये मैं जी का माइक म्यूट है, वो तो अभी अनम्यूट म्यूट, करो मैं जी। नहीं, हाँ, अनम्यूट कर दिया है। इन्होंने खुद से म्यूट किया है, ये खाना खा रहे होंगे। अच्छा, मैं सबसे कहूंगी कि मैं एक और स्ट्रीम जो है हेलो, आवाज वो आ रही खोल रही हूँ 2 मिनट में। है? हाँ, एक जी सेकंड, बोलिए। वो बोल दीदी, रहे हैं, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, जय श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम। जी, जय श्री राम। मैं और डीपी सर, जय विशेष आपको जय श्री राम। कृतज्ञता। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हुआ कि मैं अनम्यूट कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, शायद उधर से कुछ ट्रबल हो गया था, इसीलिए अनम्यूट करते जा जी, रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा बोलिए। है। तो बोलिए, साइकोपैथी हाँ, पे आपको क्या बोलना है? साइकोपैथी। तो देखिए, साइकोपैथिक बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें इसका प्रकार ये था कि जैसे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, और हमारे यहाँ एक मिर्गी कहते हैं, जब ये आता है ना, नहीं, तो सुनिए उस समय में महीचंद जी, जैसे आप इसको आता कंफ्यूज था कर तो रहे वही हैं। आती थी। साइकोपैथ बहुत तरह के नहीं होते, यही है साइकोपैथ के सारे लक्षण मैंने जो दिखाए थे। ये एक पोस्टर चाइल्ड है साइकोपैथ का, यानी कि साइकोपैथ के जितने भी लक्षण है सारे इस पर फिट होते हैं। सारे उस पे फिट होते हैं, लेकिन आप पहले मेरा वर्षन समझ लीजिए। एक होता है मतलब कि किस किस तरह से होता है लोग, जैसे पॉलिटिक्स में कोई अगर पागल हो जाता है तो महात्मा गांधी जैसे पॉलिटिशियन का नकल करने लगता है। और एक होता है हमारे यहाँ मिर्गी बोला जाता है, नहीं, जब मिर्गी नहीं, नहीं, आती नहीं, है तो उस महीचंद जी, समय में एक मिनट, जाता है तो सुनाई देता है। नहीं, 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 सुनिए, सुनिए महीचंद जी, आपने मेरे जो है हाँ, कल का स्ट्रीम नहीं देखा है, आप उसको देख लीजिए। जो एपिलेप्सी है वो जो है वो एक रोग है जो नर्वस डिसऑर्डर से होती है, मिर्गी का दौरा पड़ना। साइकोपैथी अलग चीज है। हम पागलपना, पागल किसको कहा जाता है? जो सही गलत के बीच में डिफरेंस न कर सके, और जो सोशल रिलेशनशिप्स न बना सके, उसको पागल कहते हैं। तो मैं जो है ये हाँ, तो स्ट्रीम खत्म करती हूँ। सुनिए, मैं मैं ये चंद जी आपको एक बात बताता हूँ। मैं प्रेजेंट उदाहरण देना चाहता हूँ। लालू यादव जो है वो भ्रष्टाचारी है ना, फिर भी वो मोदी को भ्रष्टाचारी बोलता है ना, ऐसे ऐसे करके बोलता है ना, तो उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है क्या? सजा याफ्ता मुलजिम है कि नहीं है? फिर भी फिर भी ये कहता है कि
तो मैं ये स्ट्रीम जो है एंड करती हूँ, और इंदिरा जी आपको लास्ट में कुछ कहना है? मैं एक और स्ट्रीम खोल रही हूँ अभी नेक्स्ट टॉपिक की, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं तो हम नेक्स्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, हम बंद करते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक। जी। बाकी सबको जय श्री राम रिक्वेस्ट है कि सभी आप को। उस स्ट्रीम में जाएं, सब लोग। हाँ, हाँ, सभी लोग मैं उस अभी स्ट्रीम में एक जाएं। और और हाँ, और जब ये दोबारा ये वेबकास्ट हो जाए, यूट्यूब में आ जाए, उसमें भी जाके कमेंट करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें और उसको फॉरवर्ड करें, आगे आगे स्प्रेड करें, लाइक करें, शेयर करें उसको। ठीक है जी, जी। नमस्ते। जी। यहूदियों और ईसाइयों से चिढ़ता था क्योंकि ये वे पुरुष शरीर से सुंदर भी थे, अच्छे फाइटर भी थे। हाँ बिल्कुल, जलसी थी उसके अंदर। तो आज हमने इस वाले टॉपिक में खाली ये डिस्कस किया है कि वो साइकोपैथ था कि नहीं। और जिन लोगों ने मिस कर दिया है मेरा फर्स्ट एपिसोड कल का और आज का, वो प्लीज देख लीजिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करें। वैसे ही किसी को जो है ना बोला करें पागल है, साइकोपैथ है, मिक्स न करें। ये अलग अलग टर्म्स हैं। ये जो है साइकेट्रिस्ट ने ये टर्म असाइन की है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में अंतर होता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो खाली आपसे बातचीत करके और आपके मन की उलझने सुलझाता है मनोविज्ञान के द्वारा। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको दवाइयां भी देता है। तो ये डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का। तो मैं अभी एक और स्ट्रीम कर रही हूँ इसी टॉपिक पर। उसका टॉपिक का नाम है मीजोगाइनी, मीजोजिनी, गाइनोफोबिया और अबेंडनमेंट। तो इसके ऊपर में हम छोटी सी एक और स्ट्रीम करेंगे अभी 5 मिनट में। जय श्री राम।